Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of March 2026. तो गाइज आज है तारीख 13 मार्च 2026 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं रोजाना सुबह 5:30 बजे आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। अर्ली मॉर्निंग में आपके हर एक प्रकार के करंट अफेयर्स इसी सेशन में कवर करवाए जाते हैं एंड इस सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का लास्ट वाला पोर्शन, जहां पे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को टेस्ट करते हैं। तो आपने करना क्या है, पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा, देन लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, तभी आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। और आंसर देने के बाद में सभी आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा रेगुलर बेसिस पे कौन कौन क्वेश्चंस के अंदर में या वीडियोस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और आपको भी दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ें समझने में बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि डेली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एग्जामिनेशन में भी जाकर आपको एमसीक्यू लगाना है, तो डेली बेसिस पे आपकी जो ये प्रैक्टिस है वो यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, सबसे शानदार पीडीएफ करंट अफेयर का आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ मिलता है, एक टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। लगभग 76,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर जाकर अपने सभी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को यहां से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए फिर बिना कोई देरी करे शुभारंभ करते हैं आज के सेशन को। हमारा आज का पहला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैटर क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 के बारे में। आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारी खबरें इसको लेकर कवर की गई हैं। इस चैनल पे एक वीडियो आपको द हिंदू का मिलता है, जो इस वाले लेक्चर के बाद अपलोड होगा, उसको देखिएगा। वहाँ पे आपका एडिटोरियल बाकी सारे आर्टिकल भी कवर होते हैं। इस वाले सेशन में जो भी सरकारी डेटा है, पीआईबी है, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, उन सबको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो इसमें आप देख पाओगे ऑल इंडिया रेडियो का ये आर्टिकल है, डायरेक्ट गवर्नमेंट की साइट से पब्लिश हुआ है, जिसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है कि इंडिया और डीआरडीओ, मतलब भारत की नेवी है और साथ ही साथ में डीआरडीओ है, इन्होंने सक्सेसफुली एयर ड्रॉपेबल कंटेनर को टेस्ट किया है। और ये टेस्ट किससे किया गया है, तो एक आर्टिकल में दो चीजें हैं पढ़ने के लिए। एक तो एडीसी 150 क्या होता है ये पढ़ना है, दूसरा आपने पढ़ना है P-81 एयरक्राफ्ट क्या होता है, क्योंकि इन दोनों ही चीज के बारे में इस आर्टिकल में डिटेल से डिस्कशन किया गया है। P-81 एयरक्राफ्ट तो हमारा पुराना वाला मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। लेकिन एडीसी 150 नई चीज है जिसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है। ये क्या है, नाम से ही दोस्तों आप लोगों ने यहां पर इसका काम समझ लिया है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। आप इसको हवा में से, स्पेशली जैसे हमारा ये P-8I एयरक्राफ्ट है ना, ये तो भारत का मैरीटाइम गार्जियन है। कहने का मतलब यहां पर यह है जो समुद्र की सुरक्षा कर रहे हैं, समुद्र पे निगरानी रखने का काम कर रहे हैं, उस प्रकार का ये एक एयरक्राफ्ट है, जिसको यूएसए की कंपनी बोइंग ने बनाया है, हमने वहीं से परचेज किया है। समझ रहे हैं, तो इसी एयरक्राफ्ट से क्या इस्तेमाल किया गया, एयर ड्रॉप कंटेनर को नीचे गिराया गया। ये कंटेनर क्या है, एक छोटा सा बॉक्स आप देख पाओगे, अब छोटा नहीं, वैसे दिखने में तो बहुत बड़ा बॉक्स है ये। इस बॉक्स में हर जरूरतमंद चीजें देखने को मिल जाती है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो कोई बड़ा ऑपरेशन अगर हमको चलाना हुआ तो बड़ा ऑपरेशन चलाने के लिए, या समुद्र में कोई नेवी है, नेवी को कुछ एसेंशियल आइटम चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, मेडिकल एड चाहिए, तो वो सब इस कंटेनर में रखा जाएगा और इस कंटेनर को एक एयरक्राफ्ट से गिरा दिया जाएगा। इसी को नाम दिया गया है यहाँ पर एयर ड्रॉपेबल कंटेनर। और आगे इसके 150 भी लगाया गया है। 150 लगाने का पीछे का रीजन है, इस कंटेनर की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 150 केजी। 150 केजी तक दोस्तों, इतने किलोग्राम तक जो आइटम है इसमें रखा जा सकता है। तो आप समझ जाओ ये अपने आप में बहुत मैसिव कंटेनर है। समझ गए, तो इसको क्यों डिजाइन किया गया है, बस खाली आपको पर्पस याद रखना है, एग्जामिनेशन में पर्पस पूछा जाता है। पर्पस है एयर ड्रॉप सप्लाईज के लिए फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। हमें अपने एयरक्राफ्ट से कोई इंपॉर्टेंट सप्लाईज अगर करनी है, एयर ड्रॉप सप्लाईज करनी है, तो उसी के लिए इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब इसके मेन कंपोनेंट्स और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एग्जैक्टली इसको डेवलप किया है डीआरडीओ की लैबोरेटरीज ने, है ना। इसमें पैराशूट सिस्टम वगैरह लगाया गया, क्योंकि ऐसे कंटेनर थोड़ी गिला देंगे। 150 किलोग्राम तो भाई उसकी कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी, इतना वजन रखा जा सकता है। ऊपर से ऐसा लगेगा बम गिर गया, तो इसमें पैराशूट सिस्टम वगैरह है। इस पैराशूट को जैसे ही ओपन किया जाता है, ये कंटेनर धीरे धीरे करके यहाँ पर लैंड करेगा जिस भी एरिया में हमें उतारना होगा। ये इसका एक बेसिक फैसिलिटी है। इसका इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हैं। इंपॉर्टेंस है रैपिड डिलीवरी ऑफ क्रिटिकल सप्लाईज। कुछ भी जरूरतमंद चीजें अगर तेजी से कहीं पर भी डिलीवर करनी है, किया जा सकता है। ठीक है, मान लो कुछ इक्विपमेंट्स डिलीवर करने हैं, मेडिकल सप्लाईज डिलीवर करनी है, या कुछ और जरूरतमंद चीजें डिलीवर करनी है, वो सब यहाँ पर इन कंटेनर में रखकर किया जा सकता है।
उसके अलावा हमारी नेवी को सपोर्ट करेगा, है ना। हमारी मान लो कोई नेवल वेसल है, समुद्र के बीचों बीच में कोई नेवी का जहाज़ है, ओपन एरिया में, ओपन समुद्र में, खुला समुद्र है, तो उस जगह पर भी अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए होगा तो ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 के थ्रू सारे के सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। तो रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर ये जो टेस्ट किया गया है, इस कंटेनर को गिराया गया है, वो P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट से किया गया है। तो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए P-8I एयरक्राफ्ट भी चर्चाओं में है। पता है एयरक्राफ्ट को लेकर किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है एग्जामिनेशन में? प्रश्न ये पूछता है कि भाई ये एयरक्राफ्ट हाल ही में न्यूज़ में था, इसका मेन पर्पज़ क्या है, ये किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसमें भी ज़्यादा दिमाग में नहीं मारना है, आपने ये बस खाली ध्यान रखना है P-8I ये जो मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, नाम ही बता दिया मैंने आपको, ये मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है और स्पेशली पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट, जो बेसिकली दस्तक मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है समुद्र के ऊपर में, ठीक है। कोई एनिमी जहाज़ वगैरह है उसको खोजने के लिए, क्योंकि आप देख पाओगे इंडियन ओशन की प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं। इंडियन ओशन में दुश्मन के कई बार सबमरीन मिलते हैं, तो दुश्मन का सबमरीन मिल गया तो, और मान लो ये P-8I जो हमारा पोसाइडन एयरक्राफ्ट है, ये लगातार निगरानी कर रहा था, अब इसको कुछ दिख गया कि भाई यहाँ पर ये दुश्मन का सबमरीन प्रेजेंट है, तो इस एयरक्राफ्ट के अंदर में एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ हैं। दुश्मन की सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कोई सतह पर वॉरफेयर करना हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सतह पर भी अटैक कर सकता है, मैरीटाइम पेट्रोलिंग के लिए समुद्र में दस्तक मारना हो, इंटेलिजेंस के लिए, सर्विलांस के लिए, सभी जगह पर आप इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर पाओगे। इसकी स्पीड वगैरह, ऑल्टीट्यूड, ये सब इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना व्हाट इज P-8I एयरक्राफ्ट। तो P-8I एयरक्राफ्ट का सिंपल सा यहाँ पर मेन पर्पज़ है मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है। दूसरा, जब यहाँ पर ADC के बारे में पूछेगा, ADC 150 क्या है, तो ADC 150 का मेन पर्पज़ है कि भाई ये कंटेनर है 150 kg तक की पेलोड कैपेसिटी के साथ में कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट्स वगैरह को भेजने के लिए इस कंटेनर का उपयोग किया जा सकता है। दैट्स इट, यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल दोस्तों यहाँ पे GS पेपर नंबर 2 जो हमारी प्लेसेस वाला सेक्शन होता है ना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं रूपकंड लेक के बारे में, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट झील जिसको कई बार स्केलेटन लेक कहा जाता है या फिर लेक ऑफ स्केलेटन कहा जाता है। रिसेंटली आपको इसको लेकर बहुत सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे, हर साल ये स्केलेटन लेक चर्चाओं में आती है। अब ये लगातार न्यूज़ में इसलिए आ रही है क्योंकि गर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू होती है, और जैसे जैसे दोस्तों यहाँ पर ये बर्फ़ पिघलती है हर साल, और उसी प्रकार से हमें यहाँ पर हड्डियाँ दिखाई देती हैं, स्केलेटन दिखाई देते हैं, हड्डियों के ढांचे दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों है, इसको लेकर क्या इतिहास है, थोड़ी बहुत बातें जानेंगे, क्योंकि इसको लेकर कोई ज़्यादा चीज़ें कन्फर्म आज भी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है, स्केलेटन पहली बार कब डिस्कवर किया गया था, बाकी इसको स्केलेटन लेक क्यों कहा जाता है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लेक है इसको हमने रूपकंड लेक का नाम दिया है। ये ग्लेशियर लेक है जो बेसिक तौर पे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में 5000 मीटर की ऊंचाई पर प्रेजेंट है, बर्फ में प्रेजेंट है, और इसको हम लेक ऑफ स्केलेटन या स्केलेटन लेक कहते हैं। रीजन यह है क्योंकि इसके आसपास के रीजन में बहुत सारी हड्डियों के ढांचे हैं, और ये पूरा आसपास का रीजन अनइनहैबिटेड रीजन है, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, ठीक है। क्वेश्चन यह है कि हम सर इसको स्केलेटन लेक क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने बताया कि इस लेक के इर्द गिर्द इसके आसपास देख पाओगे तो हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स मिल जाएंगे, सौयों इंसानों के यहाँ पे हड्डियों के ढांचे प्रेजेंट हैं, और ये हड्डियों के ढांचे बहुत ही पुराने हैं। बहुत पुराने मतलब भाई 9th सेंचुरी AD से यहाँ पे कुछ ढांचे बिलोंग करते हैं। कहोगे इतना पुराना और अभी तक सुरक्षित कैसे है, उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, एकदम मतलब आप कह सकते हैं हर चीज़ जमी हुई है, ठंडा है, तो इसलिए कई कई सारी जगह पर जो स्केलेटन मिली है उस पर मतलब कह सकते हो मांस है वो भी पाया गया है, इतना ज़्यादा यहाँ पर ये प्रिजर्व्ड एरिया है। तो कुछ स्केलेटन के ऊपर जैसे मैंने बताया प्रिजर्व्ड फ्लैश भी देखने को मिला है, रीज़न यहाँ पे फ्रीजिंग कंडीशंस की वजह से। और ये जो पूरी झील है ये लगभग पूरे साल में जमी हुई रहती है, लेकिन पिछले कुछ समय पर क्लाइमेट चेंज के केसेस की वजह से धीरे धीरे करके ये झील पे से बर्फ़ पिघलता है, और जैसे बर्फ़ पिघलता है यहाँ पर ये स्केलेटन्स दिखने शुरू हो जाते हैं। अब इस जगह पे सबसे पहली बार जो स्केलेटन डिस्कवर किया गया था वो 1942 में किया गया था, ठीक है। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे, पेट्रोलिंग पर थे, कुछ दस्तक वगैरह मार रहे थे, तो उनकी साइड से यहाँ पर ये स्केलेटन डिस्कवर होता है। और ये जो स्केलेटन है माना जाता है 9th सेंचुरी AD को बिलोंग करता है। इसको लेकर बहुत इतिहास है दोस्तों। पहले बताया गया कि मान लो कुछ खोज की गई थी तो कुछ स्केलेटन के स्कल्स में यानी कि सर के पीछे क्रैक पाए गए, तो साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि भाई हेल स्टॉर्म हुआ होगा, बर्फ पड़ी थी जिस वजह से क्रैक लग गए होंगे सर के पीछे, या किसी ने कुछ मारा होगा। फिर पाया गया कि भाई इतने सारे स्केलेटन मिल गए। फिर तीसरी चीज़ ये मिली कि भाई 2 अलग अलग ग्रुप्स मिल गए,
है ना, जो स्केलेटन हड्डियों के ढांचे मिल रहे हैं वो दो अलग अलग लोगों के हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के हैं, जिनमें गैप भी लगभग 100 साल का है। तो इसके बारे में बार बार जो थ्योरीज हैं, नई थ्योरी आती है फिर फेल हो जाती है, नई चीज आती है फिर फेल हो जाती है। तो इसमें साइंटिस्ट लगातार रेडियो कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, डीएनए एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये मेथड्स भविष्य में जरूर हमें इसके बारे में जानकारी देगा कि एग्जैक्टली इसका इतिहास क्या है। तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखना, क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ पिघलती है, स्केलेटन दिखाई देते हैं, इस वजह से ये न्यूज में है। नाउ आर्टिकल नंबर 3 आज का है, जिसमें बात हो रही है बेस्क्यूल ब्रिज के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत काम का टॉपिक है। शायद आपने देखा होगा पीआईबी में भी कवरेज हुआ है, डाउन टू अर्थ में भी कवरेज हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो में भी कवरेज हुआ है। तो कवरेज क्यों हुआ है सर? तो न्यूज़ आपके सामने ये प्रेजेंट है कि यूनियन गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार ने 117.54 करोड़ रुपीस का एक रेनोवेशन प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है। और ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसमें हम लोग यही ब्रिज बनाने वाले हैं जिसको नाम दिया गया है बेस्क्यूल ब्रिज। ये ब्रिज यहाँ पर दो साइड से इस तरीके से ओपन हो जाता है। ओपन करने का कारण यह है कि बीच में से जहाज पास हो सके, इसमें से शिप निकल सके, इधर से उधर जा सके। अगर ये ब्रिज पूरी तरह से लॉक होता तो ये शिप पास नहीं हो पाता। इसके लिए इसमें ये प्रोसीजर दिया गया है, इसी वजह से इसको बेस्क्यूल ब्रिज कहा जाता है। तो अभी सरकार 117 करोड़ रुपए खर्च कर रही है इस ब्रिज को बनाने के लिए। वो ब्रिज कहां पर बनाया जाएगा? याद रखिए, कोलकाता के अंदर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, यहीं पे इस ब्रिज को बनाने वाले हैं। एक पुल बन जाएगा, नीचे से जहाज पास होते रहेंगे जब जब ये पुल खुलता रहेगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है। तो एग्जामिनेशन के लिए याद रखिएगा कि बेस्क्यूल ब्रिज क्या होते हैं। ये मूवेबल ब्रिज होते हैं। इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि दोनों साइड उठ जाएंगे और नीचे से शिप आराम से पास हो सकता है। सिंपल हो गया। और इसी टाइप का यहाँ पर एक ब्रिज था जो पिछले साल चर्चाओं में था, पंबन ब्रिज, शायद आपको याद आ रहा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज को रिसेंटली इनॉग्रेट किया था, इसका उद्घाटन किया था, है ना। पंबन ब्रिज आपको पता है रामेश्वरम आइलैंड को हमारे मंडपम वाले रीजन के साथ में जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये वर्टिकल लिफ्ट था, ये दो पुल ऐसे खुल रहे हैं, बेस्क्यूल ब्रिज नहीं था, ये वर्टिकल लिफ्ट था। वर्टिकल मतलब कि भाई ऐसा ब्रिज है, ये सीधा ऊपर उठेगा, जहाज पास हो जाएगा, फिर ये वापस नीचे हो जाएगा, इस तरीके था। लेकिन अभी जो यहाँ पर बनाया जा रहा है वो बेस्क्यूल ब्रिज है। इसके दो साइड खुलेंगे, ऊपर उठेंगे और उसके बाद जहाज नीचे से पास हो सकता है। इसी को बेस्क्यूल ब्रिज कहा गया है। फिर क्वेश्चन आता है इसका मेन ओरिजिन और हिस्ट्री क्या है। ये जो टर्म है बेस्क्यूल दोस्तों, ये एक फ्रेंच लैंग्वेज से निकल कर आया है। इसका मतलब होता है सीसॉ। सीसॉ जैसे झूला देखा है ना, इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है, एक साइड से ऊपर दूसरी साइड से नीचे, वहीं से ये टर्म लिया गया है। और इस प्रकार के ब्रिज सबसे पहली बार मिडिवल यूरोप के अंदर में बनाने शुरू करे गए थे। ठीक है, स्पेशली डिफेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल किए गए, फिर टाउन्स में बनाने इस्तेमाल हो गए, किलों में बनाने इस्तेमाल हो गए इस प्रकार के ब्रिज। ठीक है, और आज दुनिया का सबसे लंबा डबल लीफ बेस्क्यूल ब्रिज जो प्रेजेंट है, तो वो है दोस्तों ब्रॉडवे ब्रिज। याद रखिएगा, जो पोर्टलैंड में है। कहां पर है? पोर्टलैंड में। इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए। बाकी बेस्क्यूल ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। श्यामा मुखर्जी ये पोर्ट कहाँ पर है? कोलकाता में है, यहीं पर ये ब्रिज बन रहा है। एक और फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल डेवोन आइलैंड चर्चाओं में है। अगेन एक और प्लेस न्यूज में बनी हुई है। डेवोन आइलैंड को हम लोग बोलते हैं मार्स ऑन अर्थ। जो मंगल ग्रह है दोस्तों, ये मंगल ग्रह खुद हमारी पृथ्वी पर भी एक जगह पर प्रेजेंट है। मतलब मंगल ग्रह जैसा सिनारियो, वहां पे जो जमीन है, टेरेन है, बंजर जमीन है, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल एक कह सकते हैं जमीन भारत में भी, सॉरी भारत कह रहा हूं, हमारे पृथ्वी पर भी प्रेजेंट है। इसी को नाम दिया गया है डेवोन आइलैंड। और रिसेंटली ऐसे ही मार्स से मिलती जुलती एक और जमीन खोजी गई थी, शायद आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको पढ़ाया था, वो चिली के अंदर में है। सलार डे पेजनोल्स करके वो जगह है, वो चिली में प्रेजेंट है। वो भी आगे आर्टिकल दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। लेकिन पहले मेक श्योर करो वीडियो पे लाइक का बटन है, उसको आप लोग चाहो तो प्रेस कर सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पीडीएफ्स इस वाले लेक्चर के बिल्कुल फ्री आपको मिल जाते हैं। ठीक है, एक शानदार सा लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। बाकी जितने भी लोग फर्स्ट टाइम अपने साथ में चैनल में जुड़ रहे हैं, याद रखना रोजाना सुबह 5:30 बजे ये सेशन मिल जाता है। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि डेली बेसिस पे इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी, दूसरे और एग्जामिनेशन सभी जगह पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स को बहुत क्रिस्प किया गया है। आप देख रहे हैं हर एक आर्टिकल, हर एक करंट अफेयर्स में 2-2, 3-3 छोटे छोटे पैरा बनाए गए हैं। ये फोटोज की वजह से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो रहा है, अदरवाइज आधे आधे पेज के अंदर में ये सारे के सारे आर्टिकल खत्म हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझाना है तो इसलिए मैं ये फोटोज वगैरह लगा रहा हूं। डेवोन आइलैंड की जब बात आती है तो ये डेवोन आइलैंड कहां पर है दोस्तों? कनाडा के आर्कीपेलेगो का हिस्सा है।
ये आप देख पाओगे ऊपर आर्कटिक ओशन वाला रीजन है, ये आर्कटिक सर्किल आपको नजर आएगा। यहीं पर ऊपर ग्रीनलैंड है भाई, ग्रीनलैंड को लेकर पिछले कुछ समय पर बहुत विवाद हुआ है। ये रहा हमारा कनाडा, और इधर यहाँ पर है बैफिन बे, ठीक है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये छोटे छोटे जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये कनाडा के आइलैंड्स हैं, ठीक है। अब ये कनाडा के कौन से आइलैंड्स हैं? आर्कटिक आइलैंड्स, क्योंकि ये आर्कटिक ओशन के पास में प्रेजेंट है, आर्कटिक ओशन में प्रेजेंट है। और छोटे छोटे आइलैंड्स का जब पूरा ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, जैसा ग्रुप आपको ये दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्किपेलागो। क्या बोलते हैं? आर्किपेलागो। आइलैंड्स के ग्रुप को आर्किपेलागो कहा जाता है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि बताओ डेवोन आइलैंड किसका हिस्सा है? तो ये कैनेडियन आर्कटिक आर्किपेलागो का हिस्सा है, ठीक है। ये लोकेशन ही इतनी इंपॉर्टेंट है जो पूछी जाएगी, इसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये क्यों डिस्कस करना है हम लोग, मैं आपको न्यूज़ बता देता हूं। रिसेंटली जो हमारी इस यूएस की स्पेस एजेंसी है नासा, इन्होंने इसी डेवोन आइलैंड का इस्तेमाल किया है मंगल ग्रह की कंडीशंस को स्टडी करने के लिए। क्यों? मंगल ग्रह की अगर कंडीशन स्टडी करनी है तो मंगल ग्रह पे जाओ ना, वहां पे स्टडी करो। नहीं, मैंने आपको बताया मंगल ग्रह से मिलता जुलता ही पूरा का पूरा यहाँ का जमीन, स्ट्रक्चर, सब कुछ यहाँ पर मिलता जुलता है डेवोन आइलैंड पर। तो इसलिए हम यहाँ पे हर एक प्रकार की टेस्टिंग कर रहे हैं, मंगल ग्रह जैसी सारी कंडीशंस हमको मिल रही हैं। तो नासा डेवोन आइलैंड का इस्तेमाल कर रहा है मंगल ग्रह के बारे में जानकारी निकालने के लिए, ठीक है। डेवोन आइलैंड का लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने समझा। ये कैनेडियन आर्किटेक्ट आर्किपेलागो है, आर्कटिक जोन के अंदर में प्रेजेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा अनइनहैबिटेड आइलैंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अनइनहैबिटेड मतलब यहां पर यह है कि कोई भी इंसान यहां पे नहीं रहता, इस प्रकार का ये आइलैंड है। नीचे बैफिन बे है और ऊपर इसकी सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है एलिस मेरे आइलैंड, ठीक है। और इस जगह पे देखोगे तो कंप्लीटली ये डिवॉइड है ऑफ द परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स, यानी इंसान का नामो निशान नहीं है, कोई ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पर नहीं है, बस रिसर्चेस वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। रीज़न यह है यहाँ का टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हार्श विंटर, बहुत भयंकर सर्दियां पड़ती हैं। आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल की साइड में है ये, टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन चला जाता है। तो आप इमेजिन करो इतनी ठंड पड़ती है। लैंडस्केप ये पूरा ठंडा है, ड्राई है, रॉकी एरिया है, बंजर ज़मीन है, मिलती जुलती है मार्स से। इस वजह से इस एरिया को यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि मार्स जैसी कंडीशन मिल रही है तो भविष्य में मार्स को एक्सप्लोर करना भी आसान हो जाएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, डेवोन आइलैंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी आइलैंड पर एक क्रेटर है, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा प्रेजेंट है जिसका नाम है हॉटन क्रेटर। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है हॉटन क्रेटर के बारे में। तो ये जो हॉटन क्रेटर है, ये बना था, ये गड्ढा जो बना है, ये एक मीटेरॉइड टकराया था पृथ्वी से लगभग आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा बड़ा यहाँ पर गड्ढा बन चुका है, ठीक है। तो आप लोगों से एग्जामिनेशन में प्रश्न बन जाए कि मार्स ऑन अर्थ वाली कंडीशन कहाँ कहाँ पे मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको दोस्तों डेवोन आइलैंड पर, और दूसरी कंडीशन ऐसी मिलती जुलती जो मिलेगी वो मिलेगी चिली के अंदर में। चिली जो हमारा एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, और चिली में जो जगह है जहां पर मिलती जुलती पूरी सिनारियो है वो है सलार डे पेजनॉल्स। याद रखिएगा ये भी मार्स से मिलता जुलता है। तो ये दो प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में बनी हुई हैं, इसको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आगे आते हैं अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में एक छोटा सा ग्रुप चर्चाओं में है, जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। आपने कई बार डिस्कस किया है ईएफटीए के बारे में, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये ईएफटीए क्या है, आइए मैं आपको दोस्तों समझाता हूं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ईएफटीए में आप याद रखिएगा मोटा मोटा 4 कंट्रीज इसके मेंबर्स हैं, और वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? आइसलैंड, लाइechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। तो अगर मैं मैप में अगर एग्जैक्टली दिखाऊं तो हमारा यूरोप वाला मैप है, इसमें ये ऊपर ये रहा नॉर्वे, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देख पाओगे आइसलैंड, ये रहा लाइechtenstein और स्विट्जरलैंड जस्ट बिल्कुल आसपास में देखने को मिल जाएंगे। तो ये 4 कंट्रीज हैं, और ये चारों की चारों कंट्रीज किसका हिस्सा हैं? ये चारों की चारों कंट्रीज ईएफटीए का हिस्सा हैं। ईएफटीए की फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। अब हुआ क्या है, एक्चुअली में आपको याद होगा आज से 2 साल पहले यही टाइम पीरियड था जब भारत ने इन चारों कंट्रीज के साथ में एक टेपा नाम का अग्रीमेंट साइन किया था। टेपा का मतलब होता है ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो इन चारों देशों के साथ में हमने टेपा अग्रीमेंट साइन किया लगभग आज से 2 साल पहले। तो रिसेंटली अब इसकी 2nd एनिवर्सरी कंप्लीट हुई है, जिस वजह से ये चर्चाओं में, ठीक है। ये जो टेपा अग्रीमेंट हमने साइन किया था, इसमें हमारा टारगेट था कि भारत इन 4 देशों से व्यापार करेगा आने वाले 15 सालों तक, और आने वाले 15 सालों में इन सब कंट्रीज के बीच में, यानी कि ये जो देश हैं ये भारत में लगभग 100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। ये हमारा मेन पर्पस था। साथ ही साथ में 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी जनरेट होंगी, ये भी हमारा मेन टारगेट था, ठीक है। जॉब जनरेट होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, ये इस तरीके का टेपा अग्रीमेंट साइन किया गया था दोस्तों, यहां पर याद रखिएगा।
ठीक है, तो कब हुआ था साइन? 2024 में। तो अभी इस एग्रीमेंट को 2 साल हो चुके हैं कंप्लीट, जिस वजह से ये चर्चाओं में। अब एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखना है भाई? प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये पीआईबी में कवर हुआ है, एग्जामिनर के सामने आर्टिकल प्रेजेंट है। ईएफटीए, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, 1960 में इस ग्रुप को बनाया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू यहां पर एक ग्रुप बनता है। और ये किस प्रकार का ग्रुप है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सर, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? ये वो संगठन या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहां पर इन सभी कंट्रीज की सरकारें आपस में मिलकर काम करती हैं। तो इसमें ये 4 कंट्रीज आपको करंट मेंबर्स देखने को मिल जाती हैं। मेन उद्देश्य है कि ये 4 कंट्रीज मिलकर अलग अलग देशों के साथ में ट्रेड और इकोनॉमिक अग्रीमेंट करें, जैसे भारत के साथ में किया। तो ये हो गया ईएफटीए की कहानी, आर्टिकल हो गया खलास। यार ये पीडीएफ का स्ट्रक्चर इतना खराब कैसे हो गया? आई डोंट नो। एक सेकेंड, मैं अभी देख रहा हूं आपके सामने। अच्छा, ये ना हुआ क्या एक्चुअली में, मैंने ऊपर की साइड में, एक सेकेंड रुको, ये जो बात दोनों फोटोज हैं, फोटोज मैंने पीडीएफ में बाद में लगाए, और बाद में लगाने की वजह से यार पूरे पीडीएफ का स्ट्रक्चर ऊपर तो सही है, मैंने इस वजह से देखा थोड़ा नीचे आके, यहाँ तक देखा, सब कुछ अच्छा लगा, तो मैंने यार पीडीएफ सेव कर लिया। अब कुछ फोटोज ऊपर नीचे हो गई हैं मेरे दोस्त, लेकिन कंटेंट दिखेगा, तो ऐसा परेशान मत होइएगा कि हाँ इसमें ये दिख पा रहा है अच्छे से या नहीं, ये नहीं दिख पा रहा है। देखो ये रहा वो न्यूज़ आर्टिकल, इसलिए यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये चर्चाओं में क्यों है। तो अभी ना हम आर्टिकल जो डिस्कस कर रहे हैं, इसमें इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन के बारे में बात हो रही है। सुनिए हुआ क्या एक्चुअली में। इंडिया ने रिसेंटली 5,000 मैट्रिक टन्स ऑफ डीजल, ध्यान रखना क्या है, ये डीजल है और वो भी डीजल हाई स्पीड वाला। तो ये 5,000 मैट्रिक टन हाई स्पीड डीजल भारत से बांग्लादेश में भेजा है। और वो कैसे भेजा है? एक पाइपलाइन के माध्यम से। उस पाइपलाइन को हम कहते हैं इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ठीक है, ये पाइपलाइन आप देख पाओगे इंडिया से निकली है, बांग्लादेश तक जाती है। ठीक है, इस पाइपलाइन का लगभग 126 किलोमीटर का हिस्सा बांग्लादेश में है, और इसका 5 किलोमीटर पाइपलाइन का हिस्सा आपको भारत में देखने को मिल जाएगा, जिसमें से हाई स्पीड डीजल हम लोग भेजते हैं। ठीक है, अब इस पाइपलाइन के बारे में 1-2 बेसिक तथ्य हैं, बस खाली उसको पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस पाइपलाइन का उद्घाटन होता है साल 2023 के अंदर में। इसका मेन प्रोजेक्ट क्या है, सॉरी मेन पर्पस क्या है? तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये पहला क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश के बीच में पहला इस तरीके की ये एनर्जी पाइपलाइन हमको देखने को मिलती है। और इस पाइपलाइन से क्या होता है, इंडिया हाई स्पीड डीजल ट्रांसपोर्ट करता है बांग्लादेश में भारत से। ठीक है, और इस पाइपलाइन की कैपेसिटी टोटल कितनी है? तो लगभग 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, यानी हर साल इतना ये कह सकते हैं हाई स्पीड का डीजल बांग्लादेश वालों को हम लोग दे सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करेंगे मेरे दोस्त, तो कनेक्टिविटी को याद रखना, सिलीगुड़ी से यहाँ पर ये पाइपलाइन चलती है। स्पेशली अभी तो उसने नुमालीगढ़ रिफाइनरी को भी जोड़ दिया है, तो ये सब डीजल यहाँ से आता है इस पर्टिकुलर पाइपलाइन से होते हुए। और इधर आप देख पाओगे बांग्लादेश के अंदर में जो पार्वतीपुर डिपो है, ठीक है, यहाँ पर ये पहुँच जाता है। तो ये 2 एरियाज यहाँ पर कनेक्टेड हैं इस पाइपलाइन में। एक मेजर पोर्शन भारत का जो कनेक्ट है वो है सिलीगुड़ी मार्केटिंग टर्मिनल, और नदन बांग्लादेश में है पार्वतीपुर डिपो। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन ये पाइपलाइन देखने को मिल जाता है, जिसको नाम दिया है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल दोस्तों यहाँ पर एक बॉडी चर्चाओं में बनी हुई है, जिसका नाम है नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। यूपीएससी में मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, क्योंकि आपको पता होगा आज से कुछ साल पहले डैम सेफ्टी बिल को लाया गया था, ताकि भारत में जितने भी बांध आपको देखने को मिलेंगे, डैम देखने को मिलेंगे, जिसमें से आधे से ज़्यादा पुराने डैम से 50 साल पुराने डैम है, उनकी सुरक्षा की जा सके। समझ रहे हैं? तो अभी यहां पर एक अथॉरिटी चर्चाओं में है, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। भाई चर्चाओं में रहने का पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये टॉपिक भी मुझे पीआईबी में मिला। आज के ज्यादातर टॉपिक आपके पीआईबी से है, सरकारी डेटा है डायरेक्टली। तो हुआ क्या? हुआ ये कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि रिसेंटली इन्होंने नए इनिशिएटिव लॉन्च करे हैं। और वो नए इनिशिएटिव कौन सा है? पहला इनिशिएटिव है नेत्र, और दूसरा है राष्ट्रीय बंद सुरक्षा दर्पण। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है आप लोगों से, इसके बारे में याद रखिएगा कि बताओ नेत्रा और साथ ही साथ में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण, ये हाल ही में न्यूज़ में था, ये किसके इनिशिएटिव हैं? तो ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के इनिशिएटिव हैं। ठीक है, नेत्रा की बात करेंगे तो ये एक तरीके से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आज के समय पर डैम की सेफ्टी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्विक एक्सेस मिलता रहे, उसमें एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि डैम की सेफ्टी को हम बढ़ा सकें।
ठीक है। इसमें नेत्रा को दोस्तों एक और इनिशिएटिव के साथ में जोड़ा गया है, धर्मा। देखो ये एक और काम की चीज मिल गई। हो सकता है आपसे ये राष्ट्रीय बांध सुरक्षा दर्पण ना दे, क्योंकि बांध से पता चल रहा है कि हाँ भाई ये नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के इनिशिएटिव है, तो हो सकता है ये दे दे नेत्र और धर्मा। अब ये बताओ भाई, नेत्र और धर्मा किसके इनिशिएटिव है? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के हैं। और दोनों की दोनों बॉडीज डैम सेफ्टी की बात करती हैं, भारत में जितने भी बांध हैं उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षण दर्पण की जब बात हो रही थी तो इसको डेवलप किया गया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखेगा। ये सारी की सारी जो बॉडीज़ हैं ये डैम सेफ्टी की बात करती हैं। भारत में अलग अलग जो बांध हैं उनको रिस्क से बचाना, उनमें कौन कौन से रिस्क हैं उसका सर्वे निकालना एंड उनकी सेफ्टी की प्लानिंग करना। तो ये सारे इनिशिएटिव अभी किसके आते हैं, किसके अंडर में आते हैं? नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के अंडर में आते हैं। ये बॉडी क्या है भाई? तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है वो बॉडीज जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन संविधान में मेंशन करी गई है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी है जो किसी एक्ट के माध्यम से, अलग से कानून के माध्यम से बनाई गई है। अब ये बॉडी कौन से कानून के माध्यम से बनाई गई है? उसका नाम है डैम सेफ्टी एक्ट 2021। मंत्रालय की बात होगी दोस्तों तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हो सकता है यहां पे कंफ्यूजन हो जाए, तो इसलिए पढ़ना होगा। ये पूछ लेगा, बताओ नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ये जो बॉडी है ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इस बॉडी का, इस अथॉरिटी का मेन पर्पस क्या है कि भाई जितने भी स्टेट के अंदर में डैम्स प्रेजेंट हैं, है ना, कोई डैम से संबंधित विवाद है उन विवाद को रिजॉल्व करना, डैम सेफ्टी को मॉनिटर करना, ये हमारा मेन पर्पस है। और जब भारत में बांध की सिचुएशन की हम बात करते हैं तो इंडिया में आज 50% से ज़्यादा बांध ऐसे हो चुके हैं जिनकी उम्र 50 साल से पुरानी है। यानी बहुत पुराने पुराने डैम बने हुए हैं जिनमें क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं और खतरा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम डैम सेफ्टी की बात करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा डैम्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे, स्टेट वाइज डेटा है। ग्लोबल सिनेरियोज की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे ज़्यादा डैम आज चाइना में प्रेजेंट है। चाइना में लगभग 23,000 से भी ज़्यादा डैम्स आपको देखने को मिलेंगे। यूएसए में 9,261 डैम्स प्रेजेंट है। इंडिया में आप देख पाओगे तो 5,254 डैम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये ग्लोबल सिनेरियो आपको देखने को मिल जाता है हमारे स्पेसिफिक डैम्स का। आई होप आपको यहाँ पर ये डैम्स के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव या इंपॉर्टेंट जानकारी मिल रही है। अगला आर्टिकल, अगले आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं दोस्तों किम्बरले प्रोसेस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार एग्जामिनेशन में किम्बरले प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इस साल 2026 की जब हम बात करते हैं तो इंडिया किम्बरले प्रोसेस की चेयरमैनशिप को संभाल रहा है। भारत के पास में चेयरमैनशिप है 2026 की। डन। अब क्वेश्चन आता है ये किम्बरले प्रोसेस है क्या, और इससे संबंधित एक सर्टिफिकेशन है जिसको बोलते हैं किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। यानी ये जो बॉडी है ना, ये किसी चीज को सर्टिफाई करने का काम करती है, यानी ठप्पा लगाती है कि भाई ये सामान अगर इसके थ्रू सर्टिफाई है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ट्रेड करो दुनिया में। ठीक है। और ये किस चीज के ऊपर ठप्पा लगाती है दोस्तों? डायमंड्स के ऊपर में। देखो आज जो हीरे बनते हैं वो रफ डायमंड्स हैं, है ना। हीरा बनता कैसे है? पहले चट्टान से आता है भाई, ये रफ डायमंड्स होते हैं। इन रफ डायमंड्स को चमकाया जाता है, पॉलिश होती है, कटिंग होती है, उसके बाद जाकर यहाँ पर ये रियल डायमंड्स बनकर दुनिया भर में बिकते हैं। लेकिन ये जब डायमंड्स निकाले जाते हैं, सबसे ज्यादा डायमंड दोस्तों अफ्रीका से आ रहे हैं। लेकिन अफ्रीका में डायमंड निकालने के पीछे बहुत सारे लोगों से जबरदस्ती फोर्सफुली मजदूरी करवाई जाती है। गोलियों के नोक पर, बंदूकों की नोक पर, यहां पर आप कह सकते हैं उनसे मजदूरी करवाई जाती है कि फटाफट निकालो इसमें से सोना, जितना निकाल सकते हो, खाना मिल जाएगा 2 टाइम का बस। इस तरीके से लोगों की जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। इसके लिए, इसी वजह से दोस्तों ऐसे डायमंड्स को कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स कहा गया है या ब्लड डायमंड्स कहा गया है। तो कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स ये रफ डायमंड्स हैं जो रेबल ग्रुप्स यहां पर जबरदस्ती वहां के लोगों से निकलवा रहे हैं, समझ रहे हो। और ये फिर इंटरनेशनल व्यापार में बढ़ते चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का एक्सप्लॉइटेशन अफ्रीका में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए किम्बरले प्रोसेस आया और इन्होंने दोस्तों सर्टिफिकेशन देने का काम किया। इसमें एक स्कीम लॉन्च की गई साल 2003 के अंदर में, किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम। इन्होंने बोला केवल उन्हीं हीरो को यहां पर सर्टिफाई किया जाएगा जो बिना लोगों पे अत्याचार करे प्रोड्यूस हुए होंगे। तो एग्जामिनेशन में आप लोगों से प्रश्न बन सकता है किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हैं उनके ट्रेड को रोकना, उनके ट्रेड को प्रिवेंट करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। मैकेनिज्म की बात करेंगे तो अगेन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। किम्बरले प्रोसेस में आज लगभग 60 से ज़्यादा कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड याद रखिएगा 2026 की चेयरमैनशिप अपने भारत के पास में है, तो भारत इस मैटर को उठा सकता है। देन हाथों हाथ जब हम डायमंड्स की ही यहां पर बात कर लेते हैं तो आइए एक दो बातें कवर कर लेते हैं।
डायमंड्स का फॉर्मेशन मैंने बताया कि भाई पहले ये रफ फॉर्म में होता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कटिंग पॉलिशिंग होती है, उसके बाद जाकर इसको प्योर फॉर्म में हम अचीव करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड्स कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लीडिंग प्रोड्यूसर्स की बात करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका सबसे पहले आएगा रशिया, देन बोत्सवाना है, बोत्सवाना को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, देन कनाडा है, अंगोला है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नजर आएगा। रिजर्व्स की जब बात आएगी, यानी सबसे ज़्यादा हीरो के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं, ये तो ऊपर जो डिस्कस किया था ये प्रोड्यूसर थे। भंडार की बात आएगी तो अगेन रशिया, बोत्सवाना, डीआरसी, अंगोला, साउथ अफ्रीका, इनके पास में बहुत सारे भंडार हैं। ठीक है, भारत की बात करेंगे तो भारत के अंदर में मध्य प्रदेश वाला जो आपका स्टेट है वो नजर आएगा, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं जो इन हीरो के जो रिजर्व्स हैं वो हमारे मध्य प्रदेश में ही प्रेजेंट भी हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। चलिए भाई आगे आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में एक टर्म चर्चाओं में है, बहुत ही ज़्यादा काम की है, बहुत ही ज़्यादा यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और हम बात करने वाले हैं कोल गैसिफिकेशन के बारे में। तो अभी दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में है कोल गैसिफिकेशन। ये होता क्या है आइए मैं आपको समझाता हूँ, और पहले यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानना। कोल गैसिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर सॉलिड कोल को, यानी जो कोयला होता है, कोयले से सिंथेटिक गैस बनाई जाती है, और इस सिंथेटिक गैस को हम शॉर्ट फॉर्म में सिन गैस भी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है कि बताओ कोल गैसिफिकेशन से हमको क्या मिलता है, तो कोयले से सिंथेटिक गैस मिलती है। होता क्या है इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर ये कोल गैसीफायर होते हैं। इसके अंदर में हमने ऑक्सीजन डाली, हमने कोयला डाला, वाटर डाला, इसको एक्सट्रीम कंडीशन, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे रखा, जिसके बाद इसमें से जो गैस प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं सिन गैस। अब इस सिन गैस में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो हम यहां पर कोयले को डायरेक्ट जला नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बर्न नहीं कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि हम कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस में कोयले को ज्यादा डायरेक्टली बर्न कर देते हैं, तो आप कहोगे नहीं भाई, हम कोयले को डायरेक्टली बर्न नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर कोयले को हीट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, स्टीम और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके बाद इसी प्रोसेस में से हमको मिलता है सिन गैस। और सिन गैस दोस्तों तीन चीजें यहां पर इसमें कंपोज होती हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है कि सिन गैस से तीन चीजें यहां पर निकलती हैं, या मतलब सिन गैस में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। पहली होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा होता है हाइड्रोजन, एंड तीसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीजें किस में होती हैं? सिन गैस में होती हैं। ठीक है, ये किससे बन रहा है? कोयले से बन रहा है। इंपॉर्टेंस क्या है? माना जाता है ये क्लीन ऑल्टरनेटिव है। अगर आप डायरेक्ट कोयला जलाओगे तो कोयले के अंदर में कार्बन प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा? ढेर सारा कार्बन एमिशन होगा। तो उसका एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव है कोल गैसिफिकेशन, जहां पे हमने कोयले को जलाया नहीं है, हम कंट्रोल कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? सल्फर एमिशन वगैरह बहुत कम होता है, क्योंकि डायरेक्टली कोयला जला ही नहीं। ठीक है, तो लोअर सल्फर एमिशन, लोअर कार्बन एमिशन, और हमको एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, जिसको हमने सिनगैस का नाम दिया है। तो इसी सिनगैस को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी हैं। अब दोस्तों दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं कोल गैसिफिकेशन के रिगार्डिंग। पहला, कोल गैसिफिकेशन के लिए सरकार ने नेशनल कोल गैसिफिकेशन मिशन शुरू कर रखा है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है। इस मिशन के तहत हमारा टारगेट है कि साल 2030 तक इंडिया में 100 मिलियन टन्स के हिसाब से जो कोल है उसको गैसीफाई किया जाए, यानी कोल से गैस बनाई जाए, कोयले से गैस बनाई जाए। कौन सी गैस? सिन गैस। सिन गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स इट। आगे आते हैं। अगला आर्टिकल एक अभ्यास जो चर्चाओं में था, हमने अपना परसों शायद या कल थंबनेल में लगाया भी था, लेकिन डिस्कस नहीं कर पाए थे। डोंट वरी, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सब कुछ कवर करेंगे। इसमें यहां पर एक अभ्यास चर्चाओं में है, एक्सरसाइज लामित्य 2026। ये जो एक्सरसाइज लामित्य है दोस्तों, ये दो देशों के बीच में होता है। बस खाली इतना ही याद रखना है एग्जामिनेशन के लिए, कुछ नहीं पूछेगा। यही पूछ लेगा कि बताओ दो कौन सी कंट्रीज है जिसके बीच में एक्सरसाइज लामित्य है, कंडक्ट किया जाता है। तो इसमें दोस्तों एक तो हो गया अपना इंडिया, और दूसरा यहां पर जो कंट्री है वो है सीचल्स। ठीक है, सीचल्स जो बेसिक तौर पे इंडियन ओशन में एक आइलैंड कंट्री है। लोकेशन दिखा देता हूं, ये अपना भारत हो गया, नीचे हमारा इंडियन ओशन है, इधर आप देख पाओगे अफ्रीका वाला रीजन हो गया, नीचे मेडागास्कर चर्चाओं में है, मेडागास्कर से ऊपर आप देख पाओगे ये है सीचल्स वाले आइलैंड्स। तो भारत और सीचल के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है ये, जिसको हमने नाम दिया है एक्सरसाइज लामित्य। लामित्य की जब बात करते हैं तो सीचल्स की जो भाषा होती है ना, उनकी जो लैंग्वेज है, उसमें लामित्य को एज अ दोस्ती बोला जाता है। तो यहां पर फ्रेंडशिप को दिखाया जा रहा है, ठीक है, डिनोट किया जा रहा है। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है एक्सरसाइज लामित्य कौन से देशों के बीच में होता है, ये रट लेना।
दूसरा ये किस प्रकार का अभ्यास है, तो ये बाइनल जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है, दोनों देशों की मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री अभ्यास है तो स्पेसिफिकली तीनों सर्विसेज की बात हो रही है, यानी भारत और सीचेल्स की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों मिलकर इस अभ्यास को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में, अगले करंट अफेयर में हम एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है जो रिपोर्ट और इंडाइसिस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर साल रिपोर्ट और इंडाइसिस को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशंस के अंदर में। हम बात कर रहे हैं यहां पर नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेन मैटर क्या है, कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट यह है नेशनल हाईवे ग्रीन कवर 2025-26 के, यहां पर ये पर्टिकुलर बॉडी इसको, मतलब ये जो रिपोर्ट है 2025-26 का एनुअल रिपोर्ट होता है हर साल। हमारे जो हाईवेज हैं देश के अंदर में, उन हाईवेज के आसपास कितनी हरियाली बढ़ी है, यानी ये जो हाईवेज हैं इसके आसपास कितना ज़्यादा ग्रीनरी को हमने प्रमोट किया है, तो उसकी ये रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। अब इस बॉडी ने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ में? इसरो के साथ में। क्योंकि कैसे पता लगेगा कि भाई भारत के कितने किलोमीटर के हाईवे हैं जिनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हम लोगों ने उगा दिए हैं? कैसे पता लगेगा? तो इसरो की सैटेलाइट का इस्तेमाल करके पता लगेगा। और इसरो की 3 सैटेलाइट्स यहां पर उपयोग करी गई हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है इन सैटेलाइट्स के बारे में कि क्या ये सैटेलाइट हाईवे के आसपास ग्रीनरीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि इसरो की इसी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अभी ये रिपोर्ट तैयार की गई है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स, कि हमारे हाईवे के आसपास कितनी हरियाली है। जितनी हरियाली होगी, गाड़ियों से निकल रहा जो कार्बन है वो पेड़ एब्जॉर्ब करेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रमोट होगा, मिट्टी का उपजाऊपना बढ़ेगा, पेड़ पौधे लगाओगे तो लोग रखने पड़ेंगे, लाइवलीहुड जनरेशन बढ़ेगा, सेफ्टी यहाँ पर प्रमोट होगी। ये सब फायदे होते हैं आसपास पेड़ पौधे लगाने से हाईवेज के किनारे। तो कितना कवरेज हुआ है, ये कवरेज दोस्तों इसरो की सैटेलाइट के माध्यम से पता चला है। एंड ये 3 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है रिसोर्सैट 2, देन दूसरा है रिसोर्सैट 2A एंड तीसरा यहां पर है कार्टोसैट 2S। ये 3 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स आपको देखने को मिल जाती हैं इसरो की, जिनके माध्यम से हमने इस रिपोर्ट वाले या इस इंडेक्स को तैयार किया है। ठीक है, ये क्या है? नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स। इसने रिसेंटली 30,000 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है उसका डेटा निकाला है कि इनके आसपास कितनी सारी ग्रीनरी प्रमोट हो रही है। तो सैटेलाइट बेस्ड डेटा है। कैसे मेजर करते हैं? ये जो सैटेलाइट है ये आसपास के क्लोरोफिल को या जो वेजिटेशन है, हरियाली है, उसको डिटेक्ट करता है कि भाई इन हाईवेज के आसपास कितनी हरियाली आ रही है, और इनमें कौन सी 3 सैटेलाइट यूज हुई है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए, आज का आखिरी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहोगे इतने सारे आर्टिकल, हाँ भाई आज 11-12 टॉपिक हैं, चर्चाओं में है, सब कुछ कवर करना है, लेकिन टाइम कितना लिया? 30 to 40 मिनट्स। 30 to 40 मिनट्स में काम खत्म, वो भी 11-12 टॉपिक। हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा समय आपने नहीं देना है, केवल काम काम की चीज़ें उठाओ। ये पीडीएफ अपने आप में मोस्ट क्रिस्प पीडीएफ है, ठीक है, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम, ठीक है, नथिंग मोर नथिंग लेस कह सकते हैं, ऐसा करंट अफेयर का ये सेशन है। चलिए, हम यहां पर बात कर रहे हैं अगले आर्टिकल की, जिसमें एक योजना चर्चाओं में, जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना, PMBJP। ठीक है, ये बेसिक तौर पे इसका नाम है। अब चर्चाओं में क्यों है? देखो, चर्चाओं में इसका रिसेंटली एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया और डिटेल्स यहाँ पर थोड़ा प्रेजेंट की गई। बोला गया कि ये प्रधानमंत्री जो कह सकते हैं कि हमने योजना प्रेजेंट की है सामने, जिसका नाम है भारतीय जनौषधि योजना। इस योजना को लॉन्च किया गया था 2008 में। उस समय पर इसका नाम जन औषधि स्कीम हुआ करती थी। 2015 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री जनौषधि परियोजना कर दिया गया। ठीक है, अब इस परियोजना का मेन पर्पस पता है क्या है? इसका मेन पर्पस है देश के अंदर में जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करना, सस्ती दवाइयाँ अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड करवाना, ताकि लोगों तक ये दवाइयाँ पहुँच सकें। ठीक है, और आप देख पाओगे जनौषधि केंद्र जगह जगह पर खुलते हैं। वो जनौषधि केंद्र इसी स्कीम के अंदर में, इसी योजना के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नाउ आगे की बात सुनिए दोस्तों। ये जो पर्टिकुलर योजना है इसके बारे में बेसिक फैक्ट आपको क्लियर हो गए। इसकी मेन नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जिसके अंडर में ये आता है। इनका मेन फीचर क्या है? अफोर्डेबल मेडिसिन देश के नागरिकों तक पहुंचाना। ठीक है, जन औषधि जो मेडिसिन होती हैं ये लगभग ब्रांडेड मेडिसिन से 50 से 80 गुना सस्ती होती हैं, और ये सारी की सारी जो मेडिसिन है ये खरीदी जाती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो अप्रूव हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है उसके तहत सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरर से परचेज की जाती हैं। तो कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि गलत दवाई यहाँ पर नहीं दी जाएगी।
सारी टेस्टिंग होती है लैबोरेटरीज में, उसके बाद जाके इसको ओपन मतलब बेचा जाता है। और इसी स्कीम के तहत जन औषधि केंद्र को प्रमोट किया जाता है। लोग अगर यहाँ पर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उसको कुछ इंसेंटिव दिए जाते हैं। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई जन औषधि केंद्र ओपन करना चाहता है, कोई महिला है, SC ST कम्युनिटी से आ रहा है, दिव्यांग पर्सन है, एक्स सर्विसमैन है, इनके थ्रू यहाँ पर अगर ये ओपन करने की कोशिश की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट हिमालयन आइलैंड रीजन से आ रहे हैं, तो 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पर वन टाइम इंसेंटिव वगैरह भी उनको दिया जाता है ताकि जन औषधि केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। ठीक है, खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्पस आपको पता है कि हाँ भाई जेनरिक मेडिसिन अफोर्डेबल वे में प्रोवाइड करवाना, ये इसका मेन पर्पस है PMBJP का, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना का। इसके अंदर में 2 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आते हैं, ये इनिशिएटिव आपको याद रखना है। पहला है जन औषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन। तो ये दोस्तों यहाँ पर जितने भी केंद्र है यहाँ पे 1 रुपये में जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स है वो अवेलेबल करवाया जाता है ताकि देश में एक अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट किया जा सके विमेन के लिए। दूसरा इनिशिएटिव है जन औषधि सुगम मोबाइल एप्लीकेशन, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये अगेन एक पर्टिकुलर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर सिटीजन्स की, आपकी, हमारी सबकी मदद हो जाएगी कि हमारे आसपास नियर बाई जन औषधि केंद्र कौन सा है, मेडिसिन अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, मेडिसिन के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल करवाई गई है। इसका मेजर अचीवमेंट क्या है दोस्तों, तो आज हमारे देश में 18,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र एस्टेब्लिश कर लिए गए हैं पूरे भारत में, रूरल और रिमोट एरियाज़ के अंदर में। पब्लिक सेविंग्स की बात करोगे तो जून 2025 तक डेटा कहता है कि जो दवाइयां हैं हमारे जन औषधि केंद्र से हमारे देश में लगभग 7,700 करोड़ रुपए की बिक चुकी हैं और नागरिकों ने लगभग 38,000 करोड़ रुपए तक अपना रुपया बचा लिया है इलाज के अंदर में। रीज़न, क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन के कंपैरिजन में ये जेनेरिक मेडिसिन जो जन औषधि केंद्र से दी जा रही हैं ये 50 से 80% सस्ती मिल रही हैं, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये था आज का हमारा पर्टिकुलर सेशन। अब समय आता है आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन का, यानी कि पूरा सेशन पढ़ा तो सही अच्छे से, अब चेक किया जाए कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा। एक एक करके मैं आपको ये सारे प्रश्न देने वाला हूँ, जो भी 11-12 प्रश्न होने वाले हैं, इनके आंसर्स आप सभी लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं और सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। आप सभी लोगों से एक बहुत अच्छी तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। जब आप पार्टिसिपेट करोगे पता चलेगा कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहा है और मैं भी बेटर तरीके से और भी इंटरेस्टिंग सेशंस को बना सकता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर 150 यानी ADC 150 हाल ही में न्यूज में देखने को मिला है, ये किस चीज के लिए डेवलप किया गया है, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये अंडर वाटर कार्गो डिलीवरी है, सबमरीन्स तक जो जाती है। दूसरा, क्या ये एयर डिलीवरी ऑफ सप्लाई है जो नेवल वेसल्स को समुद्र में दिया जा सकता है। तीसरा, क्या ये सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा फ्रॉम एयरक्राफ्ट। या फिर चौथा, ये मिसाइल्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है बिटवीन द नेवल बेसिस। कौन सा सही उत्तर है फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बात करता है रूपकुंड लेक के बारे में, जो कई बार न्यूज़ में देखने को मिल जाती है। ये जो झील है दोस्तों, ये कौन से पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजेंट है, ये आपने बताना है। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या फिर जम्मू एंड कश्मीर। देन क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है बेस्क्यूल ब्रिज के बारे में। बेस्क्यूल ब्रिज जो अगेन कई बार न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये आपने बताना है। पहला, ये तैरता हुआ ब्रिज है जो बनता है पोंटून से। दूसरा, ये पानी के अंदर डूबा हुआ सबमर्ज ब्रिज है जो सबमरीन्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। तीसरा, ये एक सस्पेंशन ब्रिज है जिसका इस्तेमाल होता है माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाकों में। चौथा, ये एक मूवेबल ब्रिज है जो बेसिक तौर पे उठ जाता है ताकि इसके नीचे से जहाज पास हो सकें। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द डेवोन आइलैंड। यहाँ पे बात हो रही है डेवोन आइलैंड अक्सर यहाँ पे नासा के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है मार्स के ऊपर रिसर्च करने के लिए। ये डेवोन आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड में लोकेटेड है, या फिर बी, एंटार्क्टिका में, या फिर सी, कैनेडियन आर्कीपेलेगो में, या फिर डी, साइबेरिया में। तो फटाफट यहाँ पर इसका आंसर नीचे कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। अगला क्वेश्चन बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ मेंबर ऑफ यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। यानी कि जो EFTA नाम का ग्रुप है दोस्तों, इस EFTA का इन चारों में से वो कौन सा देश है जो मेंबर है करेंट समय पर। नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इनमें से कौन सा देश है जो EFTA का मेंबर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये प्रेजेंट है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन है 2023 में इसका उद्घाटन होता है। इस फ्रेंडशिप पाइपलाइन से हम क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए, नेचुरल गैस, बी, क्रूड ऑयल, या फिर सी, हाई स्पीड डीजल, या फिर डी, एविएशन फ्यूल। फिर अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम।
ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पस क्या है, ये स्कीम किस चीज़ के व्यापार को रेगुलेट करता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 गोल्ड के व्यापार को रेगुलेट करता है, या रफ डायमंड्स के व्यापार को, या रेयर अर्थ मिनरल्स के, या फिर प्लैटिनम के ट्रेड को रेगुलेट करता है। बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द कोल गैसिफिकेशन। जो कोल गैसिफिकेशन है ये कोयले को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है ये आपने बताना है। क्या ये लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर में इसको कन्वर्ट करता है, या बायोगैस में कन्वर्ट करता है, या नेचुरल गैस में कन्वर्ट करता है, या कोयले को सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करता है। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है, एक एक्सरसाइज है लामेते। लामेते एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है, ये भारत और दूसरा कौन सा देश है जिसके बीच में यह अभ्यास कंडक्ट होता है ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए मालदीव्स, बी मॉरिशस, सी सेशल्स, या फिर डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। देन अगला प्रश्न आपके सामने है नेशनल हाईवेज ग्रीन कवर इंडेक्स के बारे में। ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ये ग्रीन कवर को मेजर करता है, हमारे हाईवेज के आसपास के ग्रीन कवर को। लेकिन ये जो डेटा इस्तेमाल करता है जिससे आसपास की हरियाली को ये मेजर कर सके, वो डेटा कौन से ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए डीआरडीओ से लेते हैं, या इसरो से लेते हैं, या हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से लेते हैं, या फिर सर्वे ऑफ इंडिया से लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने प्रेजेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना के बारे में। ये जो परियोजना है इसका प्राइमरी मेन पर्पस क्या है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए क्या ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, या फिर बी ये हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को प्रोवाइड करवाता है, या फिर सी ये अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है पब्लिकली, या फिर डी ये मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये था दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा कंप्लीट सेशन। आई होप मज़ा आया होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर का सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से सुबह 5:30 बजे। रेडी रहना। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।